नमो नमः सर्वेभ्य विद्यार्थियों। पिछले वीडियोस में हमने माहेश्वर सूत्रों को पढ़ा, माहेश्वर सूत्रों के वैज्ञानिक क्रम को पढ़ा और माहेश्वर सूत्रों की कतिपय विशेषताओं का अध्ययन किया। और मैं मानना है कि हमने आज से पहले माहेश्वर सूत्रों का ऐसा वैज्ञानिक क्रम नहीं देखा होगा, तो ये ध्यान में रखना और स्मरण में रखना अत्यंत आवश्यक है। और हमने अंत में यह भी पढ़ा था कि हमें व्यंजन कैसे याद करने। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हमें ऐसे याद करने सभी वर्गों के पहले वर्ण, दूसरे वर्ण, तीसरे वर्ण, चौथे वर्ण, पांचवें वर्ण, इस प्रकार से हमें व्यंजनों को स्मरण में रखना है। अब आज से हम आगे संज्ञा प्रकरण को आरंभ करेंगे। देखिए, जब हम किसी भी चीज को आरंभ करते हैं तो हमारे मस्तिष्क में सबसे पहला प्रश्न ये पड़ता है कि हम सबसे पहले यही क्यों पढ़ना चाहते हैं, इसी प्रकरण को क्यों पढ़ रहे हैं। तो व्याकरण में सबसे पहले हमने संज्ञा प्रकरण को ही क्यों रखा, हमने अच संधि का आरंभ क्यों नहीं किया, या हमने हल संधि का आरंभ क्यों नहीं किया, अथवा हमने समास क्यों नहीं पढ़े, कारक क्यों नहीं पढ़े, प्रत्यय क्यों नहीं पढ़े। अनेक प्रश्न हमारे मस्तिष्क में उत्पन्न होते हैं। तो हमने संज्ञा प्रकरण को ही क्यों रखा, तो सबसे पहला प्रश्न हमें यह उपस्थित होता है, तो क्यों रखा हमने संज्ञा प्रकरण को। तो प्रश्न ये है, उत्तर कि संज्ञा कहते किसे हैं। संज्ञा तो इस हमारा संज्ञा जानना अत्यंत आवश्यक है। संज्ञा किसे कहते हैं। अगर हिंदी में संज्ञा शब्द का पारिभाषिक अर्थ देखा जाए तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। किसी भी व्यक्ति, और इंग्लिश में कहें तो अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, दोनों एक ही चीज कहते हैं। तो संज्ञा नहीं होती तो क्या होता, और आप बताइए कि क्या होता। संज्ञा नहीं होती तो ये होता कि हम किसी भी स्थान को कैसे बुलाते हैं कि अमेरिका है, ये कोटा है, या राजस्थान है कि भारत है, कैसे बुलाते हैं। हम सिर्फ ये कहते कि वो जगह जहाँ पर कुछ मकान है, नदी है, कारखाने हैं, वो है। तो वो तो सभी जगह है, फिर हम उसको अलग कैसे करते हैं दुनिया से, सभी स्थानों पे है। तो हमें समुदाय में से व्यक्ति विशेष को अलग करने के लिए संज्ञा की आवश्यकता पड़ी। भाई सभी मनुष्य हैं, अगर इसका नाम उमेश नहीं होगा, रमेश नहीं होगा, तो सभी व्यक्तियों के 2 आंख हैं, 2 पैर हैं, 2 हाथ हैं, हम कैसे स्पेसिफाई करेंगे कि हाँ हमने उस व्यक्ति को बुलाया है। तो हमें समुदाय में से व्यक्ति विशेष को अलग करने के लिए संज्ञा की आवश्यकता पड़ी। संज्ञा के आधार पे ही हम व्यक्ति विशेष को अलग करते हैं। तो संज्ञा से हमारा लौकिक व्यवहार चलता है। संज्ञा नहीं होती तो हमारा लौकिक व्यवहार भी नहीं चलता। तो देखिए, यही बात हम इसमें पढ़ रहे हैं कि संज्ञा को से लौकिक व्यवहार चलता है। बिना संज्ञा पढ़े हम व्याकरण में प्रवेश करना संभव नहीं है। इसीलिए संस्कृत व्याकरण में प्रवेश के लिए संज्ञा प्रकरण को सर्वप्रथम रखा गया है। इस संज्ञा प्रकरण में इत संज्ञा, लोप संज्ञा आदि अनेक संज्ञाओं का ज्ञान कराया जाता है, जो कि व्याकरण के अनेक स्थलों पर सरलता से पढ़ने योग्य होती है। अब हम संज्ञा की परिभाषा देखते हैं। देखिए, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, और जो इस संज्ञा को धारण करता है, जो व्यक्ति या जो वस्तु इस संज्ञा को धारण करता है, उसे हम संज्ञी और संज्ञक कहते हैं। जैसे कविता नाम की जो लड़की है वो संज्ञी या संज्ञक है, और कविता जो नाम है वो संज्ञा है। तो हमेशा ये ध्यान में रखिएगा आप कि किसी का भी नाम है वो संज्ञा है, और जो शरीर इस नाम को धारण कर रहा है वो संज्ञी या संज्ञक है। तो इस प्रकार सब, इसीलिए अनेक स्थलों पर हमें संज्ञा सूत्रों में आता है, इत संज्ञा सूत्रों में आता है, लोप संज्ञा, गुण संज्ञा, वृद्धि संज्ञा। तो उन संज्ञा का हमें ज्ञान कैसे होगा जब तक हम संज्ञा प्रकरण नहीं पढ़ेंगे। इसीलिए व्याकरण में सर्वप्रथम किसको रखा गया है, संज्ञा प्रकरण को रखा गया है। देखिए,
माहेश्वर सूत्र जो कि हमने पहले पढ़े हैं, इनकी संख्या कितनी है? 14। फिर संस्कृत शब्द का अर्थ जो हमें बताया है हमने पहले वीडियो में कि संस्कृत शब्द कैसे बना और हमें व्याकरण पढ़नी क्यों आवश्यक है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, किसी भी हम जब भाषा को पढ़ते हैं, मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहूँगी इसी विषय में कि अगर भाषा नहीं होती तो क्या होता? क्या होता? भाषा नहीं होती तो हम अपने विचारों का आदान प्रदान कैसे करते? हम अपनी बात आप तक कैसे पहुंचाते? आप अपनी बात हमारे तक कैसे पहुंचाते? या हम अपनी बात दूसरों तक कैसे पहुंचाते? तो हमारे विचारों को प्रकट करने का जो माध्यम है वो भाषा है। और भाषा के यदि हम प्रकार देखें तो भाषा, मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा से व्यवहार में थोड़ी उलझनें उत्पन्न होती है। जैसे हमने संकेत किया किसी की ओर और कोई और समझ बैठा तो सांकेतिक भाषा वहाँ पर विफल है। मौखिक भाषा का कोई प्रमाण नहीं होता, इसलिए मौखिक भाषा को कोई मानता नहीं है। और सबसे प्रामाणिक कौन सी भाषा मानी जाती है? लिखित भाषा। तो इसलिए सबसे प्रामाणिक भाषा है हमारी लिखित भाषा। तो भाषा को पढ़ने या लिखना व्यक्ति मातृभाषा से ही सीखता है या बचपन से ही जो बोलता है, व्यवहार देखता है। तो बोलना तो वो अपने घर से सीखता है, जो उसके माता पिता या परिवार के अन्य सदस्य बोलते हैं उसी प्रकार वो बोलना सीख जाता है। और लिखना जब आरंभ करता है तो वो जब स्कूल जाता है, पाठशाला जाता है, तो वहाँ पर वो लिखित भाषा को सीखता है, समझता है। तो लिखित भाषा या भाषा के दो प्रमुख सबसे छोटी इकाई है वर्ण। वर्ण को हम भाषा की सबसे छोटी इकाई कह सकते हैं। वर्णों के हम दो भेद कर सकते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन दो भाषा के प्रमुख स्तंभ हैं। स्वर अपने आप में पूर्ण होते हैं, उनके उच्चारण के लिए हमें किसी की आवश्यकता नहीं होती, जबकि व्यंजन अपने मूल रूप में कैसे होते हैं? हलंत होते हैं। इनके उच्चारण के लिए हमें स्वरों की आवश्यकता होती है। इसीलिए हम स्वरों को पूर्ण कह सकते हैं, स्वतंत्र कह सकते हैं और निरपेक्ष, निराश्रित कह सकते हैं। स्वरों को हम पूर्ण, स्वतंत्र, निरपेक्ष और निराश्रित कह सकते हैं। इसके विपरीत हम व्यंजनों को अपूर्ण, परतंत्र, सापेक्ष और पराश्रित कह सकते हैं। तो ये बात आई स्वर और व्यंजनों की। तो एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से भी प्रश्न किया जाता है कि स्वरों का स्वरूप कैसा होता है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर स्वर पूर्ण, स्वतंत्र और निरपेक्ष होते हैं, जबकि व्यंजन अपूर्ण, परतंत्र और सापेक्ष होते हैं। अब एक प्रश्न और इसके नीचे से आप देखेंगे वीडियो में जो क्लिप दी हुई है उसमें कि माहेश्वर सूत्रों के अनुसार स्वर कितने हैं। तो माहेश्वर सूत्रों के अनुसार स्वर कितने माने गए? 9 माने गए हैं। 5 ऋस्व स्वर और 4 दीर्घ स्वर। 5 ऋस्व अ, ई, उ, री, ली और 4 दीर्घ ए, ऐ, ओ, औ। तो माहेश्वर सूत्रों के अनुसार स्वरों की संख्या 9, 5 ऋस्व और 4 दीर्घ। इनमें से भी अगर ये पूछा जाए कि मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो मूल स्वर कितने हैं? 5। ऋस्व ही मूल स्वर कहलाते हैं, क्योंकि जो दीर्घ स्वर हैं ये मिश्रित होकर बनते हैं, ये 2 स्वरों के योग से बनते हैं, इसलिए मूल स्वरों की संख्या कितनी मानी गई है? 5। दीर्घ स्वरों को मिश्रित स्वर भी कहा जाता है और दीर्घ स्वर भी कहा जाता है। तो यहाँ से ये जो वाक्य हैं या जो क्लिप आपके पास दी हुई है, इनमें से यहाँ प्रश्न बनते हैं। तो ये यहाँ पर ये ध्यान देना आवश्यक है कि स्वरों का स्वरूप कैसा होता है, नंबर 1। दूसरा, माहेश्वर सूत्रों के अनुसार स्वर कितने माने जाते हैं? तो 9 माने जाते हैं, 5 ऋस्व और 4 दीर्घ। और मूल स्वरों की संख्या कितनी है? तो मूल स्वरों की संख्या है आपके पास 5। अब आगे हम लौकिक व्याकरण में प्रयुक्त होने वाले स्वरों को देखते हैं। तो लौकिक व्याकरण में प्रयुक्त होने वाले स्वरों की संख्या है 13। लौकिक जो हम पढ़ते हैं लौकिक व्यवहार में भाषा, तो ये ध्यान देना प्रश्न की प्रकृति के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको आंसर क्या देना है। तो
लौकिक व्याकरण में प्रयुक्त होने वालों की संख्या है 13। अ आ ई उ ऊ री 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 ए ऐ ओ औ इस प्रकार 13 मानी गई है। और संस्कृत व्याकरण में व्यंजनों की संख्या है 33। 25 क से लेके म तक, 5 पांचों वर्ग, 4 अंतस्थ, 4 ऊष्म, तो 25 और 4 29, 29 और 4 33। इसके अलावा मिश्रित व्यंजन माने जाते हैं, जैसे शत, त्रज्ञ, द्य और श्र। श बना है क और श के योग से, त्र बना है त और र के योग से, ज्ञ बना है ज और य के योग से, द्य बना है द और य के योग से, और श्र बना है श और र के योग से। तो ये जो पैराग्राफ है, इसमें से प्रश्न प्रायः पूछे जाते हैं। रीट के एग्जाम में, एसटीसी के एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनते हैं, तो ये ध्यान देना आवश्यक है। अब इसके आगे हम संज्ञा प्रकरण को पढ़ना प्रारंभ करेंगे। अब इसका अध्ययन, चूंकि टॉपिक थोड़ा सा लंबा है, ये अभी इस वीडियो में पूरा नहीं होगा, अतः हम इसको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए इत्यलम, धन्यवाद। शुभास्ते पंथानम संतु।